तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिर कोई भी रिएक्शन कितना भी बड़ा हो या कितना भी खतरनाक हो उसको आसानी से कैसे करें। तो देखिए किसी भी रिएक्शन को आसान तरीके से करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ तत्वों के नाम पता होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कक्षा 10 या 12 तक जो है लगभग 30 तत्वों को हमें रटाया जाता है, जो कि 30 तत्वों को समझने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद उसके आयन को समझना पड़ता है, जो कि ज्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट का समय लगता है। अगर आप आयन निकालना सीख लेते हैं तो आपको चार्ज यानी कि प्लस माइनस को भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि आपको एक वीडियो बना देंगे और उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर जाकर आप बिल्कुल आसान तरीके से उसको समझ सकते हैं। अब बात आती है आखिर जैसे मान लो ये एग्जाम में दे दिया जाए तो अब यहाँ पर मान लो हमें एथेनोइक अम्ल के बारे में या फिर सोडियम कार्बोनेट के बारे में उतना ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी हम रिएक्शन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एथेनोइक एथेनोइक अम्ल, खैर इतना तो आपको पता होगा। एथेनोइक अम्ल जो है इसको हम एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। एथेनोइक अम्ल को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH ये होता है इसका स्ट्रक्चर। क्या होता है? CH3COOH इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसका फार्मूला, यानी कि आप कह सकते हैं रासायनिक सूत्र होता है। फिर बोला है सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है, मान लो अगर सोडियम कार्बोनेट का अगर आपको यौगिक का नाम नहीं पता है तो सबसे पहले ये चेक करिए इसमें है क्या। तो सोडियम है, यानी कि सोडियम को हम Na+ बोलते हैं। सोडियम के ऊपर का जो चार्ज होता है यानी कि आयन होता है वो कितना होता है? प्लस आयन होता है। उसके बाद आता है कार्बोनेट। कार्बोनेट की बात करें तो ये CO3- होता है। कार्बोनेट यानी कि CO3 होता है। अगर हम आयन की बात करें तो आयन -2 होता है, -2 होता है। अब इसको जब हम मिलाएंगे यानी कि जब इससे हम यौगिक बनाएंगे तो हमेशा याद रखना हम Na को लिखेंगे और CO3 को लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर कितना है? 1 है। ये प्लस के साथ यहाँ पर क्या गिनती में क्या छिपा है? 1 है। तो इस 1 को हम ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे। तो 1 का गुणा यहाँ पर कराएंगे तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी लिखा ही नहीं जाएगा, और ये वाला 2 यहाँ पर जब आएगा तो ये Na2 हो जाएगा, यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे Na2CO3, ये बन गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। ये क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब यहाँ पर से क्रिया करता है, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब रिएक्शन कैसे करेंगे? देखिए चेंजिंग, यानी कि जो चेंज होता है, जो आगे जाके बनता है, ये कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग घबराइएगा नहीं, यहाँ पर ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट यानी कि नियम को सीखिएगा। आप नियम को सीखिएगा बस। यहाँ पर देखिए नियम क्या है। सबसे पहले इनके प्लस और माइनस आयन को अलग करिए, प्लस और माइनस आयन को अलग करिए। तो चलिए इनके प्लस और माइनस आयन को अलग करते हैं। तो यहाँ से जब प्लस माइनस को अलग करेंगे तो ये CH3COO और H अलग होगा, मतलब ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। जो ये लाइन हम लिख रहे हैं इस लाइन को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको अभी लिख लीजिएगा, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। तो CH3COO जो है ये एसीटेट होता है और ये हाइड्रोजन होता है, दोनों को अलग कर दिए। इस पर भी माइनस चार्ज होता है और इस पर प्लस का चार्ज होता है। अब उसके बाद बीच में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। अब यहाँ पर Na और Ca को अलग करेंगे, NaCO3 को अलग करेंगे। तो Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है और कार्बोनेट के ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है, हम अलग कर लेंगे। अब हम इसको चेंजेस करेंगे यानी कि रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इनको जब रिएक्शन करेंगे तो ये वाला माइनस हमेशा ध्यान देना प्लस की ओर ही जाता है। माइनस हमेशा किसकी ओर जाता है? प्लस की ओर जाता है। यानी कि हम इसमें CH3COO माइनस में हम क्रिया करा देंगे Na+ से। तो दोनों प्लस माइनस सेम है, जब दोनों सेम होता है तो आपका ये ऊपर का चार्ज हटकर ये दोनों आपस में यौगिक बना देते हैं। देखिए नियम के अनुसार जो यौगिक बनता है पहले धनायन होता है फिर ऋणायन होता है, लेकिन यहाँ पर बात क्या है, ये 2 अपवाद होते हैं, एक एसीटेट और अगला फार्मेट। ये 2 अपवाद होते हैं जिनको हम पहले यूज करते हैं। ये एसीटेट है, फार्मेट होता है HCOO-, ये फार्मेट होता है। तो इसको हटाइए भी, अभी हम केवल यहाँ पर देखेंगे तो ये बन जाएगा, जो कि यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर CH3COO हो गया आपका। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास एक H बचा है, अगला क्या बचा है? CO3 बचा हुआ है, जो कि इस पर -2 है। अब यहाँ पर करेंगे तो H2CO3, ये कोई यौगिक थोड़ी ना बन रहा है, ये यौगिक तो बन रहा है लेकिन ये कोई ऑलरेडी कुछ रीजन नहीं निकल कर रहा है। तो रीजन नहीं निकल रहा तो ऐसे कंडीशन में एक काम करते हैं, माइनस प्लस के चार्ज को हटाइए, झंझट खत्म करिए। एक काम करो, इसमें का एक O निकाल दो। क्या निकाल दो? एक O निकाल दो। तो H एक O निकाल दो।
अब यहाँ पर बच क्या गया, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस बन जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर तुरंत लिख दो CO2। अब यहाँ पर हमारे पास बचा क्या है, एक H बचा है और एक O बचा है। अच्छा, H और O से क्या कोई यौगिक बनेगा, तो आप कहेंगे हाँ H2O जल तो बनेगा, यानी कि H के ऊपर प्लस O के ऊपर माइनस तो होता ही है, ये तो यहाँ पर आ गया और ये एक यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक लिखा नहीं जाएगा, चार्ज हटाओ H2O यानी कि जल बन गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का H2O कर देंगे और ऑलरेडी हमारा रिएक्शन बनकर तैयार हो गया। और एग्जाम में याद रखिएगा, जब भी कोई रिएक्शन आएगा तो उसके नीचे नाम जरूर लिखिएगा। ये तो हो गया आपका एथेनोइकम, यहाँ पर आप एथेनोइकम लिखेंगे और ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, इसे आप सोडियम कार्बोनेट लिखना है। अब ये जो बनेगा ये सोडियम एसीटेट बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बनेगा। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और ये जो बनेगा ये आपका जल बनेगा, यानी कि H2O क्या होता है, जल होता है। ये हो गया रिएक्शन, ये तो आपको केवल समझाने के लिए लिखे थे और आशा करता हूं आपको ये वाले रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन आपको दे दिया जाए, जैसे अचानक आपको बोल दिया जाए कि धातु की क्रिया जो है, धातु की क्रिया आप अम्ल से करा दीजिए, धातु की क्रिया अम्ल से करा दीजिए। तो यहाँ पर आपको रखना नहीं है, धातु की क्रिया अम्ल से कराने पर क्या होता है, आपको ऐसे तो ऑलरेडी ऊपर लिखा रहता है क्या होता है। जब अगर हम धातु की क्रिया या धातु ऑक्साइड की क्रिया या फिर धातु कार्बोनेट की क्रिया अगर हम अम्ल से कराएं तो क्या होता है, तो पहला हम लिए हैं धातु की क्रिया अम्ल से कराने पर, यानी कि धातु की क्रिया हम अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप एक धातु लीजिए, कोई भी एक धातु ले लो, मान लो हम एक धातु H ले लेते हैं, जो कि हाइड्रोजन को छोड़िए, हाइड्रोजन आपका माइनस में लिया जाता है, छोड़िए कोई भी धातु ले लो, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, कैल्शियम ले लो, एल्युमिनियम ले लो, कोई भी ले लो, रखना नहीं है, आपको एक जाहिद दो धातु लेना, एक जाहिद दो धातु लेना। अब इस धातु की क्रिया अगर आपको अम्ल से कराना है, अम्ल का मतलब HCl, या फिर मान लो अगर आपकी इच्छा है कि धातु CO ही रहे और अम्ल आपका H2SO4 हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि धातु भी चेंज हो जाए, अम्ल H2SO4 हो, तो आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, रखना नहीं है। आगे एक धातु लीजिए और पीछे एक अम्ल ले लो। अम्ल तो आपको पता है जिसके आगे H दिखाई दे, H दिखाई दे, आगे H दिखाई दे, वो अम्ल होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम धातु को अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ध्यान देना, ये Cu जो होता है ये प्लस में होता है और यहाँ पर H प्लस आयन होता है, Cl माइनस आयन होता है। तो ये Cu जो है प्लस वाला ये माइनस के साथ क्रिया करेगा, ये प्लस वाला माइनस के साथ क्रिया करेगा, मतलब Cu Cl आपस में मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे, देखिए Cu और Cl मिलेंगे तो Cu के ऊपर जो चार्ज होता है प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है। और प्लस माइनस का जो चार्ज है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप कैसे चार्ज को निकाला जाता है आप वहां पर देख लीजिएगा, काफी आसान तरीके से बताएंगे वहां पर। तो यहाँ पर देखिए जब आपस में दोनों मिलेगा तो Cu यहाँ पर कितना है एक, तो ये इसके पीछे यहाँ पर आ जाएगा और ये Cl ये यहाँ पर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दो को एक लिखा नहीं जाता है, ये बन जाएगा CuCl प्लस में। यहाँ पर बचा क्या, केवल H बचा है, तो H को साइड करेंगे। और ध्यान देना कोई भी तत्व तो अकेला नहीं लिखा जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर H2 कर देते हैं, जो कि ये गैस होता है। अब आता है कि इसकी परिभाषा, एक छोटी सी लाइन लिखना पड़ता है, तो हम लिख सकते हैं धातु को अम्ल के साथ क्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, या फिर धातु को अम्ल के साथ क्रिया कराने पर लवण बनता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है या फिर H2 निकलता है। और ये गैस है इसलिए हम इसका एरो ऊपर की ओर कर दिए हैं। तो ये क्या है, धातु है, ये क्या है, धातु है, और ये क्या है, अम्ल है, लिख दीजिएगा धातु है, अम्ल है, ये क्या बना, लवण बना हुआ है, और ये क्या है, गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बी नंबर वाला करें, ए बी, अगर हम इसको करेंगे तो Cu आपका प्लस होगा, यहाँ H और H2SO4 अलग करेंगे तो HSO4 है, ये जो दो है ये यहाँ पर माइनस का दो था तब वहां गया था, और यहाँ पर एक, यानी कि ये प्लस का एक है, तो प्लस अकेले लिख देते हैं, ये तो माना ही जाता है। अब जो है साइड में क्या है, Cu है, तो Cu जब आएगा तो ये SO4 से क्रिया करेगा, इससे SO4 से, तो Cu क्रिया करेगा SO4 से, तो कॉपर भी ऑलरेडी प्लस का दो होता है,
जब दोनों मैच करें दोनों को हटा दो, दोनों को सटा कर लिख दीजिए तो CuSO4 बचा क्या, H बचा है। ध्यान देना H2 नहीं बचा, ये तो दो आपका चार्ज में हट गया था, बचा क्या, H बचा है। यहाँ पर हम H2 करेंगे। अब ये जो H2 लिखा जाता है ये आपका जो रिएक्शन को संतुलित किया जाता है, उस संतुलित रिएक्शन में आपका ये दो आपका कवर हो जाता है। बाकी इस समीकरण को कैसे संतुलित करना है वो भी बता दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ध्यान देना काफी आसान तरीके से बताएंगे, आप ये मत देखिएगा, आप इसके नियम और रूल को समझने की कोशिश करिएगा, काफी आसान तरीके से आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पर अगला जो है ये हो जाएगा JdNSO4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, JdNSO4 प्लस H2। ये आपका हो गया, ये तो आपका हमने धातु के साथ करा दिया। अगर हम धातु ऑक्साइड के साथ कराएंगे या फिर धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, जो कि आज का ये पहला ही वीडियो था और पहले वीडियो में आपको हमने ये बताया, और नेक्स्ट वीडियो में पहले आपको हम चार्ज बता देंगे, उसके बाद जो है अगले वीडियो में रिएक्शन बताएंगे। कितना भी बड़ा रिएक्शन हो आपको हम चुटकियों में बताएंगे, आप लोग बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए